ये जो छाले हैं ये अब ठीक हुए हैं। अच्छा इतनी इतनी वो पड़ी होती थी गांठें यहाँ। अच्छा। दिन में गाड़ी चलाता था, रात को सिक्योरिटी गार्ड थी। भीड़े घाघीरो मेरी है मुंडो दा ढाकी। आप तो दुआ करते होंगे कि कोई मरे और मेरे पास गाना आए, अच्छा ऐसा कुछ। हाँ, आपका बनता है। हमारा हमारा बोलिए कि तारा के तू सब मेरे जीव की मोर में जी। जो जितना टैलेंट था वो हमने बिखेर दिया भाई। भेलूती भेलूती रांडोड़िया मुख मोलिया भिड़ोंगा कुनोरी लांदी से ओडी गुआ। नमस्कार, पहाड़ी इनसाइट पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है पहाड़ी इनसाइट पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 6। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पहाड़ी संगीत को एक नई पहचान दी है। वो आवाज जो पहाड़ों की मिट्टी से जुड़ी है और हमारे दिलों को छू जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के हमारे गेस्ट की, जो कि है राकेश दिलबर जी। तो राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं आपका जो है दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे इतना कॉल मैसेजेस करे। मैं बिजी था, मेरा शेड्यूल इतना है कि टाइम कम लग पाता है। तो आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने आपसे बात करी। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। राकेश सर को एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कॉलिंग वगैरह करने की। सर से काफ़ी बात भी हुई, लेकिन सर जो है टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। सर बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े मुश्किल से सर भाई की। आपका प्यार था भाई जो यहाँ तक मुझे ले आया। और मेरा रहता है कि चलो कोई ये नहीं रहता कि मैं मेरे अंदर ये कि किसी को टरकाना है या किसी के लिए समय नहीं है। हाँ, थोड़ा होता है कि अपनी घरेलू समस्याएं हैं, आदमी काम में भी बिजी रहता है। और मेरा आपको पता ही है कि काम एक अलग काम भी है, उसमें भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। बिल्कुल सर। जी जी जी। थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हमारे ऑडियंस आपके बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा और सभी का दिल से धन्यवाद, जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई पहाड़ी इनसाइट पॉडकास्ट के लिए कि आप लोगों का जो है, जो लोगों को आप अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नए-नए कलाकार हैं या कोई भी आर्टिस्ट का जो प्रतिभाएँ हैं, जो छिपी प्रतिभाएँ हैं या जो भी टैलेंट है, आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है जो मुझ जैसे छोटे से कलाकार को सुनते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं। और मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, छोटा-सा कलाकार हूँ। थोड़ा सर आपकी एजुकेशन और मैं गाँव के बारे में। मैं पहले बचपन में जो है प्राइमरी स्कूल से मेरी जो है पढ़ाई-लिखाई हुई। अब गाँव का माहौल है, सभी को पता है कि गाँव में कैसी पढ़ाई होती है। और फिर मैं साथ-साथ अपना संगीत का जो है वो क्रेज़ पहले ऐसा था कि गाँव में हमारे गायन होता है एक, जब भी शादी-विवाह जो जुड़े जाग या आप माघो की पौणिया। जी जी। तो छोटी-सी उम्र थी, हालाँकि मैं शायद 10-12 साल जब से मतलब मैं अपने चलना-फिरना शुरू करा तब से मैं इस संगीत में घुसा। तो गाने गाते थे, तो लोगों ने मुझे फिर जब आवाज़ सुनी तो लोगों ने बोला कि आप अच्छा गाते हैं। अब उससे जो है मुझे थोड़ा उत्साह मिला कि चलो मैं कुछ करता हूँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे ही संगीत में जुड़ा। और बाकी मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, छोटा-सा 8वीं 9वीं पढ़ा-लिखा हूँ। कौन से गाँव से हो सर आप वैसे? मेरा गाँव खत-बेलाड़ में है, नागठात साइड। और गाँव का नाम मेरा चिल्ला है, अच्छा। खत-बेलाड़ पड़ती है। बोला। जी, जी। सर, क्या आपको याद है कि आपने पहली बार गाना कब गाया था? हाँ, इतना एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं है बट करीब जो है मुझे, हाँ, ये सन जो 2000 करीब 5-6 के बीच में था, जो मेरी पहली एल्बम निकली थी। जी। और पहली एल्बम उस समय ऑडियो कैसेट चलती थी। अच्छा। और ऑडियो कैसेट जो है मुझे पता भी नहीं था। मेरे एक भांजा है रविराज रंगीला, जी। अमित वी कपूर जी का स्टूडियो था वहाँ रिस्पना पुल पे, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ पहुँचा। रविराज रंगीला जी, पहली एल्बम जब रिकॉर्ड हुई तो जब उसकी पहले मार्केटिंग होती थी। अब मार्केटिंग होते तो उसका उसमें शायद 2-3 गाने अच्छे थे मेरे, खुद ही लिखे, खुद ही उसको मतलब कंपोज किया। स्टूडियो पहुँचा, जब गाए तो मार्केट में थोड़ा बिकने लग गया वो कैसेट। फिर जब
चाहे कुछ ना हो उस एल्बम में, लेकिन पहला जो कलाकार होता है वो अपनी आवाज़ सुनने का बहुत उत्सुक होता है। चाहे जी। उसको कुछ ना पता हो कि इसमें बज क्या रहा है या चल क्या रहा है, बस उसे ये लगता है कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। बस वहीं से जो है सफ़र शुरू। क्या कोई खास लोकगीत या प्रेरणा थी आपके गाने के पीछे? नहीं, एक जुनून होता है, एक शौक जैसे बोलते हैं कि अच्छा। हाँ, मुझे चलो लोग भी बोल रहे हैं कि आप अच्छा करते हैं। तो मेरे एक भाई थे, हालाँकि भगवान जहाँ भी गए हों बेचारे उनको खुश रखें। ग्राम बिसोई से हैं। जी। दीपक कुमार उनका नाम था। वो हम जब जाते थे तो साथ में बैठते थे, जब गाने गाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अच्छा गाते हैं, मैं भी अच्छा गाता हूँ, क्यों ना हम एक एल्बम तैयार करें। जब हमने शुरुआत मतलब जो मेरे अंदर उन्होंने जो संगीत का जो कीड़ा जागर किया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम एल्बम करते हैं। मैंने बोला भाई यदि एल्बम हम करते हैं, गाने कौन देगा? हमारे पास तो गाने भी नहीं है, लिखना ना मुझे आता है ना आपको आता है। तो उन्होंने बोला कि एक बंदा है जो लिखता है। मैंने कहा बात करते हैं। तो उन्होंने गाने नहीं दिए। फिर जब मैं इस चीज़ में लोगों से भी मिला, कलाकार भी मिलते रहे, तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ सीखता था। फिर मैंने गाने सुनना शुरू करे कि गाने में कितनी लाइनें होती है, किस तरीके से गाना लिखा जाता है। मैंने खुद ही स्टार्ट करा। तो दीपक भाई बेचारे उन्होंने वो समय नहीं दे पाए, वो भी बहुत बिज़ी थे। फिर मैं जब मिला तो मैंने बोला आपको कि रवि राज रंगीला जी है, वो मेरे भांजे हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है स्टूडियो तक का मुझे रास्ता दिखाया। आपको गायकी की इस सफ़र में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? चुनौतियाँ ही हैं हर जगह। आप क्या बोलते हैं कि एक तो आदमी घर से फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिली, जी। और प्लस घर वाले भी नाराज़ थे क्योंकि उम्र छोटी थी। करीबन मेरी जो पहली एल्बम आई वो करीबन मैं 13 या 14 साल की उम्र रही होगी। अपने पास पैसा भी नहीं था। बचपन से ही मैंने दिहाड़ी मज़दूरी करी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो कमाई थी, पहली जो दिहाड़ी थी मेरी, ₹5 से मज़दूरी शुरू करी मैंने। अच्छा। ₹5 की मज़दूरी से फिर मैं कमाता था, स्कूल भी जाता था। अब साथ में जैसे छुट्टियाँ पड़ती है बच्चों की, तो छुट्टियों में क्या रहता था कि चलो भाई हम काम लगा हुआ है, हम दिहाड़ी करेंगे। अब दिहाड़ी करी तो जो मिलता था फिर वो मेला वगैरह होता है, विशु गनियात हमारे इधर। हाँ जी। तो वहाँ हम जब जाते थे तो अपना कमाया हुआ पैसा उसका एंजॉय करने का मतलब अलग ही आनंद आता था। तो जब मैं जो इस तरीके से जब कमाने लगा तो जब पहली एल्बम करी तो घर वालों ने फिर मना कर दिया कि नहीं इस चीज़ में कमाई है नहीं, और इस तरीके से जो है आप अपना पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा। एक तो जी घर जी। वालों की सोच भी होती है कि गाने वगैरह से क्या ही होगा। हाँ, होता ही है। अब घर वाले बोलते हैं कि यार अब किस चीज़ का, अभी मैं कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपकी क्या जॉब है, और यदि मुझे लगता है कि इसमें पैसा नहीं है, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप मत करो। जी। अब जिस फ़ील्ड का किसी को पता नहीं है तो घर वाले तो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाए, नौकरी करे, अच्छा पढ़े-लिखे। हाँ। तो उसके बाद क्या कभी आपको ऐसा लगा कि संगीत छोड़ देना चाहिए? कभी लगा हो? हाँ, संगीत का एक होता है ना कि आप किसी के लिए सोचते हैं कि यार हाँ, मैं करूँगा, लेकिन वही आदमी आपको ना समझ पाए, तो खुद ही मन करता है कि यार छोड़ो। अब मैं हालाँकि मैं टूटा भी, मैंने करीब-करीब जो है 3 साल मैं दूर रहा संगीत से। संगीत से दूर रहा, मेरा दिल टूट गया था कि नहीं अब मुझे नहीं करना चाहिए। अब सोचता है आदमी कि यार मेरे लिए कोई सोचता नहीं, जो मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतने गाने लिखे और इतने गाने दिए। फिर जो है चलते-चलते फिर जब 3 साल हो गए तो शादी भी हो गई फिर मेरी। मेरी जो ज़िंदगी है, मैं अब ये लगा लो कि कक्षा 5 में कितना छोटा होता है बच्चा। जी। 5 में पढ़ाई और फिर स्कूलों की छुट्टियाँ होती थी, फिर अब मैं जो हमारी गाँव की जो रोड है, वो अब तो जेसीबी वगैरह आ गई। जी। पहले हाथों से उसकी खुदाई, बेलचा खींचना होता था। तो ये जो छाले हैं, ये अब ठीक हुए हैं। अच्छा। इतनी-इतनी वो पड़ी होती थी गाँठें यहाँ। जी। ₹5 की मज़दूरी से शुरू करा, फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने विलू लाइन में कनेक्टरी करी 4 साल तक। अच्छा। घर कभी नहीं देखा दिल्ली में मैंने कि हाँ, ऐसे घर होते हैं अंदर से। बस में खाना, बस में नहाना, बस में सोना। अच्छा। गर्मी के टाइम इतनी गर्मी होती है दिल्ली में कि
जब टायर पंचर होता था गाड़ी का, जब हाथ बस के नीचे घुसना होता था, जी। कुछ तो गर्मी, कुछ बस की हीट, जब हाथ यूं रखते थे ना जमीन पे, ये खाल निकलती थी, अच्छा। इतनी गर्मी होती थी। तो वो दिन भी देखे। और जब रात को शाम के टाइम आप कहीं भी खड़े हो जाओ गर्मियों के मौसम में, मच्छर इतने रहते हैं सर के ऊपर, भुन 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 भुन। बस में सोना होता था उस गर्मी में। ना बस में कोई एसी, ना कोई पंखा, ना कोई ऐसी, बस अपना कंबल लिया, 4 घंटे की नींद होती थी। अच्छा। फिर मैं देहरादून आया, दिल्ली ब्लू लाइन बंद हो गई थी। तो फिर गांव गया, फिर गांव में फिर मजदूरी करी। जब गांव में मजदूरी करी, मैं मजदूरी क्या करनी थी, मतलब जब घर आया तो घर वालों ने, जो बंदा गाड़ी में है वो क्या ही काम करेगा। जी। तो जाता था खेतों में, पापा बोलते थे भाई काम कर, मम्मी बोलती थी काम कर। अब गोबर रहे, जी। कौन गिल्टे में ले जाए। दर्द होता था, काम करने की आदत टूट गई थी। फिर पापा ने किसी से ठेकेदार से पैसे ले लिए, तीन अच्छा। चार हजार की। ऐसे काम करेगा नहीं ये बंदा, इस ठेकेदार से पैसे ले लेता हूँ। फिर बोल बोल दिया उन्होंने, पापा ने, कि तो ऐसा कर कि यार 3-4 हजार रुपये ले रखे, जब तक ये पटे नहीं तब तक तू काम कर। काम कर ले, उसके बाद छोड़। मैं चला गया। अब वहाँ पे मैं चिल्ला, मेरे गांव से करीबन करीबन 2.5 किलोमीटर दूर है नैनबाग। अच्छा। सुबह जाना, दिन भर काम करना, शाम को वापस घर। जी। मैंने करीबन करीबन वहाँ 1 साल काम करा ऐसे। पैदल। पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो करा मैंने 1-1.5 साल करीबन। फिर आ गई पुलिस की भर्ती। जी। अब पुलिस की भर्ती आई तो घर वालों ने बोला यार चल कर ले। तो हमारे गांव के भी लड़के थे, दोस्त भी थे, तो हम आगे यहाँ रूम ले लिया देहरादून में। अब साथ में रहने लग गए। मैंने जब स्कूल छोड़ दिया तो मैंने कभी अखबार भी नहीं पढ़ता था। जी। नफरत हो गई मतलब मुझे पढ़ाई लिखाई से। क्योंकि मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब स्कूल में था तो मैं गेम्स में ज़्यादा था। रेस बहुत दौड़ता था मैं। सुबह 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना सुबह की। शाम को भी यही 10 किलोमीटर की, मतलब 20 किलोमीटर रोज दौड़ता था सुबह शाम। जी। गेम से मैं निकल गया। अब स्कूल में जो क्लास टीचर थे उनको कम दिखता था मैं, क्योंकि मैं तो गेम्स में ज़्यादा रहता था। जी। भाई गेम्स आगे कभी देहरादून, कभी कहीं जाना होता था। तो उन्होंने देखा, वो नए क्लास टीचर, तो उन्होंने सोचा कि यार ये बंदा तो स्कूल में दिखता नहीं। उन्होंने नाम काट दिया। अच्छा। अब जब नाम काटा तो फिर मैं बोला भाई मैं सर आ गया हूँ, आपने नाम क्यों काट दिया। मैं तो 3 दिन बाद, मेरा 3 दिन में नाम कट जाता है। अच्छा। मैं कहा एक बंदा और भी, उसका 4 दिन हो गए, वो आज भी नहीं आया वहाँ। हमने उसका तो नाम काटा नहीं। जी। कह रहा नहीं नहीं, तो दिखता ही नहीं भाई, क्लास में ही नहीं दिखता, तो तेरा नाम काट दिया। तो ऐसा करना, नाम लिखवाना होगा तो अपने गार्जियन को ले आना। मैं बोला यार गार्जियन को लाऊं, अब घर वाले बिजी रहते हैं, उनको जी। लाऊं, उनको दिक्कत होगी। कि नहीं नहीं लाएगा तो ठीक है, नहीं तो तेरा नाम ही नहीं लिखना। मैंने बुक्स उठाई, चल पड़ा। बच्चों ने, जो साथ के बच्चे थे, उन्होंने, सब ने बोला राकेश भाई मत जाओ, आप अपनी जिंदगी में जो है बहुत कुछ खो जाओगे। जी। मैंने छोड़ दिया इसको। फिर मैं अखबार भी नहीं पढ़ता था, अच्छा। लेकिन घर वालों के कहने पे मैं आ गया देहरादून पुलिस की भर्ती। तो मैं तैयारी करने लग गया, जी। पढ़ाई करी। साथ का होता है ना कि भाई जिस संगत में आप बैठोगे उस संगत में वैसी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल। वो लड़के दिन रात कोचिंग भी करते थे और पढ़ते भी थे। फिर मैं भी उनके साथ लगा पड़ा, लेकिन मेरे को हाइट में बाहर कर दिया। अच्छा। हाँ, हाइट में बाहर कर दिया, जबकि मेरी हाइट पूरी थी। मुझे चेस्ट में डाउट था, अच्छा। चेस्ट तो हो गई थी, लेकिन हाइट में बाहर कर दिया। घर वालों ने बोला यार तू ऐसा कर, घर मत आना, वहीं काम धंधा देख ले, कि यहाँ पे मजदूरी करेगा, पत्थर ही उठाने पूरे जिंदगी भर, जी। शरीर टूट जाएगा। तो मैं यहीं रहा। यहाँ मैं अमित वी कपूर जी के स्टूडियो में रहा, करीबन करीबन 6-7 महीने रहा। अच्छा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फिर जॉब करी, फिर मैं गाड़ी लाइन में आ गया। वैसे सच बताना, शौक था गवर्नमेंट जॉब में जाने का? अब गवर्नमेंट जॉब का तो किसको नहीं शौक होता अच्छा। जी। भाई। गवर्नमेंट जॉब ऐसी है कि आपकी तनख्वाह पड़ रही है। जी। प्राइवेट में तो ये है कि जितनी आप अटेंडेंस दोगे उतनी आपको बिल्कुल। दिहाड़ी मिलेगी, उसके बाद जो आप घर है तो कुछ नहीं है। तो सपना था लेकिन नहीं हो पाया पूरा। मेहनत जारी रखी भाई, ठीक है, बिना मेहनत का तो कहीं होता नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। फिर मैं करीबन करीबन जो है 6 साल मैंने बैंक की गाड़ी चलाई। बैंक की गाड़ी जो कैश लोड होता है जी। एटीएमों में, उसकी गाड़ी चलाई मैंने 6 साल। फिर 6 साल वो गाड़ी चला के शादी हो गई। शादी हो गई, अब उस गाड़ी में कितनी तनख्वाह, साल 7-8 हज़ार तनख्वाह, कितना पूरा हुआ। शादी होके फिर बच्चे, पहले तो ऐसा होता था कि चलो मिल के कमरा ले लो भाई, 2-4 लड़के हैं। जी।
लेकिन जब शादी हुई तो पर्सनली लेना पड़ता था सब कुछ, कमरा भी है अपना, खाना पीना भी, और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जी। लेकिन उसमें फिर गुजारा नहीं हो रहा था, लोगों की लेन देन भी थी, तो मैंने डबल नौकरी शुरू करी फिर। अच्छा। दिन में गाड़ी चलाता था, रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी। अच्छा। कंटिन्यू कंटिन्यू करीबन करीबन मैंने 2 साल तक करी वो नौकरी। फिर मैंने उसको, बच्चे भी हो गए, फिर एक ही नौकरी करी। फिर मैं टैक्सी लाइन में आया। जी। टैक्सी लाइन में आया तो फिर टैक्सी के बाद फिर 6 महीने दूसरे की चलाई, उसके बाद अपनी डाल ली। ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि भाई ठीक है, वो बोलते हैं ना कि बुरा ना करो किसी का, किसी का। भगवान आंख बंद करके नहीं सोता कभी भी, जी। आपकी तरफ जरूर देखेगा। आज ये है कि भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी और बस सुखी जीवन है। इससे ज्यादा दे देगा भगवान तो मना मैं भी नहीं करूंगा, नहीं भी देगा तो भी ठीक है, बस भूखा, बस इतना नहीं कि भूखा नहीं सो पाऊंगा। आपने भगवान। अब हाल ही में खुद की गाड़ी ली शायद? हाँ, अभी मैं गाड़ी ली है, एक पहले थी और एक हाल ही में ली है। अच्छा। हाँ, 2 गाड़ियां हैं। एक फनी किस्सा ऐसा है, फनी था वो मेरे लिए, मतलब कि मैं संगीत से दूर हो गया था। अच्छा। करीब करीब 3-4 साल मुझे हो गए थे। शादी हुई, नई नई शादी थी। अब रविंद्र चौहान जी मुझे रोज फोन करे, मैंने 2-3 बार बात करी, फिर मैंने फोन उठाना बंद कर दिया उनका। अब वाइफ ने बोला यार आप इसका फोन क्यों नहीं उठाते, ये बंदा रोज फोन करता है, अच्छा। कहीं आपने इनके पैसे तो नहीं देने। मैं बोला यार पैसे पूसे कुछ नहीं देने, ये बंदा मुझे इस तरीके से जो है बोल रहा है कि आपकी हमें बहुत ज़रूरत है और आपको दोबारा मार्केट में आना चाहिए। तो वाइफ ने बोला कि जब आपको इतना चाहते हैं और आपका इतना मान सम्मान रख रहे हैं, तो आपको दोबारा संगीत ज्वाइन करना चाहिए। मैंने बोला यार ठीक है, अपनी शादी हो गई, लाइफ सेटल हो गई, अब छोड़ो, संगीत में पैसा परे लगाना है, जी। अरे कुछ नहीं मिलता। तब वाइफ ने बोला कि ठीक है आप कर लो, जब एक बार उनकी सुन लो, अच्छा लगेगा तो कर लेना। तो मैं उसके लिए फिर जो है दोबारा मैंने गाने लिखने शुरू करे। गाना लिखा था मैं, रविंद्र चौहान जी ने जब बोला, और उन्होंने बोला यार दिलवर भाई एक गाना लिखना है, मामा भांजा। अच्छा। और मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक मामा भांजे पे गाना गाऊं। तो मैंने 2 गाने लिखे, उसमें से उन्होंने एक गाना चूज करा। अब गाना चूज करा तो मैंने बोला यार कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन मैं उत्तराखंड में नहीं करूंगा, मैं हिमाचल करूंगा। और हिमाचल में मेरे लिंक नहीं है जी। किसी से भी, ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर से कोई लिंक नहीं है, आप बात करो। तो बड़े भाई सुनील फौजी, वो भी थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी, फाइनेंशियली हेल्प भी करी, उन्होंने सपोर्ट भी करा कि ठीक है दिलवर भाई आप कर रहे हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और करो। फिर उन्होंने बात करी राजीव नेगी जी से, और फिर अपने सुरेंद्र भाई है, जी। उन्होंने बेचारों ने बोला कि चलो। हाँ, बहुत हम करीबन 4-5 लोग गए थे, 4-5 लोग नहीं, 7 लोग गए थे। डिजायर गाड़ी थी, तो उन्होंने गाड़ी ली, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। मतलब इन लोगों का मैं एहसान जो है जिंदगी भर, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जन्म दिया है राकेश दिलवर को दोबारा इस संगीत में, ये इन लोगों का ही देन है। सर आप बताएंगे कि वो गाना कौन सा था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना उस समय बहुत चला। वो गाना मामा भांजा पे था, मैंने और रविंद्र चौहान जी ने उसको गाया। भाइ मामा बानो के ओंगारो, मामाले बानो के ओंगारो, भाइ मामाले खापी सुरो, खाणो तो माछ्यूको टुङ्गारो, भाइ मामाले खापी सुरो, खाणो तो माछ्यूको टुङ्गारो। आपके गानों में पहाड़ों की जो आत्मा है वो झलकती है, तो क्या आपको लगता है कि पहाड़ी संगीत की सुंदरता लोगों तक पहुंची है आपके माध्यम से? जी जी, मेरी पूरी कोशिश रहती है, और मैंने लिखे भी हैं बहुत सारे गाने और गाए भी हैं पहाड़ी अपने कल्चर के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है, अपना जौनसार बावर है, वो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग सुने, जी। ये हमारा प्रयास रहे। क्या आप कोई ऐसा गाना शेयर करना चाहोगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो? देखो यदि मैं गायक होता तो मैं ये बोलता कि हाँ मेरे दिल के करीब ये गाना है। मैं गायन के साथ साथ मैं गीतकार भी हूँ।
और एक गीतकार के लिए तो चाहे कोई भी गाना आप उठा लो, उसके सब दिल के करीब ही होते हैं। नहीं, तो आपका कोई पर्सनल मतलब जो आप ज़्यादा सुनना चाहते हो? नहीं, मैं खुद के तो मेरे सारे ही गाने मुझे ठीक है, अपने मन से लिखे हुए हैं और वो सारे ही अच्छे हैं। लेकिन जब मैं कभी उदास होता हूँ या मुझे कोई चिंता होती है, जी। तो एक गाना मैं हमेशा आँख बंद करके गुनगुनाता हूँ। वो गाना ये है कि मेरे नामों की देवा ते बिचारे पाई देवा बिजिटा शिले गुरा ते बिचारे पाई हाथों जोड़ू देवो के हमेशाई ढालो करू देवो के हमेशाई। जब भी मैं इस गाने को गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। पता कि हमारे घर से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी है या कोई नेता है कि हमारी वहाँ सोर्स लगाए और अपना कार्यक्रम करें। हम विभाग में मेरा 2012 का रजिस्ट्रेशन है। जी। 2012 में रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन पता चला मुझे 2016-17 में कि मेरा सांस्कृतिक विभाग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैंने किसी को पूछा कि मेरा नाम भी देखना जरा वहाँ पे, जी। तो उन्होंने बोला कि यार तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है। तो मैं विभाग का तो मुझे पता ही नहीं था कि सांस्कृतिक विभाग कहाँ पे है। अच्छा। जब ऑडिशन देने गए थे तो सब लोग साथ गए थे मिल के, पर मुझे रास्ता नहीं था पता। फिर मैं जब कलाकारों से मिला तो सांस्कृतिक विभाग पहुंचा, फिर मैंने वहाँ पे चेक करवाया ऐसे ही जी। कि मेरा रजिस्ट्रेशन है क्या। तो उन्होंने जब चेक करा तो आपका है। तो मतलब मैं उस भूल गया था कि मेरा भी रजिस्ट्रेशन है। मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे पे आदमी निर्भर रहता है। जी। आप मेरे पे निर्भर हो तो आप ये सोचोगे कि चलो हो जाएगा। आप कर लोगे, लेकिन मैं सोचूंगा यार छोड़ो ना, इसका कौन देखता है। तो यही कहानी है कि मैं कहीं ऐसा नहीं है कि शो करता हूँ, पर ये पर्सनली बहुत कम जगह बुलाया गया मुझे कि चलो भाई आप आते हैं। अब आपको पता ही समय जो है, गाने मेरे ठीक ही है, लोगों ने सुना हिट है, हो रहे। बट जिस तरीके के गाने उस तरीके का शो नहीं मिलता है। साथ में है कि चलो भाई चल लेते हैं, गा लेते हैं हम भी। मैंने कभी ईगो नहीं करा कि भाई मैं यहाँ बिन बुलाया हुआ हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, शौक है, मैं शौक के लिए पालता हूँ इस चीज़ को कि संगीत मेरा शौक है। बाकी घर परिवार तो मेरा और काम है, उससे चलता है। जहाँ पे अज्जू तोमर को बुलाया गया है वहाँ पे आपको भी बुलाया गया है, हाँ शायद बिल्कुल। बड़े मच्चों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हिमाचल में हमने शिलाई में 2 शो करे मैंने और अज्जू भाई ने। अज्जू भाई तो बेचारे, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे लिए तो कहीं उन्होंने मना करा नहीं। यदि मैं दिखा बैठा हुआ भी दिखा कहीं तो वहाँ अज्जू भाई बोलते हैं दिलबर भाई आप आओ, अच्छा। साथ में गाएंगे। नहीं, मैं वो बोलते हैं कि गाओ आप। मैं बोलता हूँ आप भी साथ में बने रहे दोनों भाई, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। क्या आपको लगता है कि जो पहाड़ी संगीत है उसका जो चुनाव है हाल ही के टाइम में बढ़ा है? पहाड़ी संगीत देखो आप, अभी बॉलीवुड तक बॉम्बे बज रहा है। जी बिल्कुल। अपने नौटियाल जी, जुबिन भाई, जी। और कौन सा गाना है उनका, वो चिट्ठी वाला गाना। हिमाचली कई गाने वहाँ, बल्कि वहाँ तो तांदी तक लगती है इंडियन आइडल के मंच पर। जी। तो ये खुशी है हमारे लिए कि भाई चलो हम इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और मेरा नहीं किसी और का, पर है अपना ही भाई बंधु है जो गाने वहाँ अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बजते हैं। सर आपका जो एक गाना है जगह बीड़े गागरू, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अभी, आपने शायद खुद लिखा। हाँ जी बिल्कुल अजीत भाई, मैं बताना चाहूँगा कि ये जब मैं गाना लिख रहा था, ये मैं उस समय पंकज भाई के स्टूडियो में था, पंकज भारतीय। अच्छा। वहाँ मैं 2 गाने रिकॉर्ड करने गया हुआ था। तो पंकज भाई ने बोला यार दिलबर भाई, एक आधा, आप चैनल तो सभी के बने हुए हैं आजकल। जी। पंकज भाई ने बोला यार दिलबर भाई एक गाना आप मेरे चैनल के लिए कर दो। तो मैं स्टूडियो में था, रिदम बज रही थी। अब मैंने उस पे एक लाइन बनाई, भिंडा बोलूं आंगीने मेरी पानी रनाड़ा, सिर्फ इतना ही। अच्छा। अब धुन आई तो मैंने बोला यार पंकज भाई कुछ बना है, जरा टेक करो। अब उन्होंने टेक करा तो माहौल बन गया। फिर मैं वहीं बैठा और मैं यार चलो भाई को चैनल के लिए हो जाएगा, मैं वहीं लिख दिया। अब गाना मैंने पूरा लिख दिया उसी टाइम। वहीं उसी टाइम स्टूडियो में ही अच्छा। वो गाना लिख दिया। लेकिन मैंने सोचा यार गाना तो लिख दिया, अब ये गाना
इसमें कुछ नया डालते हैं। ये भींडा बोलूं आंगन ये पुराना शब्द है, पुराने गानों में, कई गानों में सुना गया है। अच्छा। मैं सोचा यार इसमें कुछ नया करते हैं। तो हमारे इधर क्या होता है आजकल, कितना ही भी बड़ा अधिकारी हो या कितना ही बड़ा गवर्नमेंट जॉब में हो, जी। जब हमारे गांव में शादी विवाह या कोई फंक्शन होता है या कोई मेला होता है, यदि वो लोग घर आते हैं, गांव आते हैं, तो हमारे इधर एक ट्रेंड ही है मेरे हिसाब से, अपना कल्चर नहीं तो पहले हम कोकी बिना हमारे यही भारी आती रहो बेटकुड़ी वो नहीं पहनते थे ये चीजें, जी। साड़ी पहनते थे या सूट वगैरह। गाना है सर आपका, इसको आपका करने का अकेले का विचार था, क्योंकि इसमें दूसरे सिंगर भी दिखाई दिए, पमार जी? नहीं, ये गाना मैंने खुद ही सिंगल था मेरा, और पंकज भाई को मैंने गिफ्ट कर दिया था, पूरा रिकॉर्ड भी कर दिया था, और मैंने पंकज भाई को बोला आप इस गाने को कर लो। लेकिन उस बीच में क्या हुआ कि पंकज भाई ने, मैंने बोला जैसे बोलते हैं कि यार रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा मुझे भेजो जरा व्हाट्सएप। अच्छा। पंकज भाई ने भेज दिया। अब जो है एक दिन कुछ परमार जी मेरे से कुछ मांग रहे थे, तो वो भेजना कुछ और था, वो चला गया वो गाना उनके पास। अब परमार जी ने बोला यार कि ये गाना तो अच्छा है, इसको डुएट करते हैं। अच्छा। मैं बोला यार परमार भाई ये रिकॉर्ड पंकज भाई के यहाँ हो रखा, और मैं पंकज भाई को जुबान दे चुका हूँ, मैं उस बंदे को धोखा नहीं दे सकता। जी। उन्होंने बोला यार देखो साथ में करते हैं। तो वो आए और उन्होंने जो है वहाँ पे प्रभु भाई के यहाँ रिकॉर्ड कर दिया गाने को। अच्छा। अब गाने को रिकॉर्ड करा तो उन्होंने मेरे को बोला कह रहा यार मैंने तो वहाँ रिकॉर्ड कर दिया, अब आप आ जाओ। मैं बोला यार ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा। कि यार हो गया, अब प्रभु भाई के यहाँ करते हैं, अब मुझे भी टाइम है और यहीं करते हैं, अब साथ में बढ़िया रहेगा। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं भाई, टाइम लगाते हैं। तो मेरे पास टाइम कम था, आधा घंटा था मात्र। मैं स्टूडियो गया, उन्होंने बोला कि पूरा गाना बिछा हुआ है, मैंने लाइनें तेरी भी गा दी है और अपनी भी गा दी है, पूरा गाना रेडी है, बस आप अपनी अपनी लाइनें गा के निकल जाओ। अच्छा। मैं बोला यार आधे घंटे में क्या करूँ मैं। तो मैं गया, मैंने गा दी, उसमें कोई रिटेक नहीं है मेरी आवाज़ में। जी। उन्होंने तो अपना गा दिया था, मैं गया मैंने भी अपना गा दिया, कोई रिटेक नहीं, एक बार में सारे 3 लाइनें हैं शायद उसमें मेरी। जी। तो गा दिया। फिर मैंने प्रभु भाई को बोला यार प्रभु भाई ज़रा आप सुनाएंगे मुझे थोड़ा। प्रभु भाई ने बोला यार बिल्कुल भाई ऐसी कोई बात है। तो जब गाना सुना तो मैंने बोला यार गाना अधूरा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं बोला यार इसमें कोरस किया जाए। अच्छा। अब कोरस सेम नहीं करना है, अलग करना है कुछ। तब वो जो आया था अब, हे बाया जो दोला रे रामो रावणो राय, हे बाया जो दोला रे रामो रावणो राय। पुराने गाने हैं, जी। मुझे तो पता भी नहीं है, बस ये कि जब हम बैठते थे महफिल में तो जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो गाते थे, गायन में गाते थे, तो उसी समय से ये थोड़ी 2-4 लाइनें याद थी, तो हमने इसको अलग अलग लाइनें इसकी फिट कर दी, मतलब हर लाइन के पीछे, हर लाइन के पीछे अलग कोरस। जी। जब ये गाना मार्केट में डाला तो करीब करीब जो है मेरे ख्याल से 7 दिन 8 दिन हो गए थे। जी। गाना यूट्यूब पे था 13,000। अब जो है एक कोई लड़की थी, मुझे ध्यान नहीं है कौन थी, बट बारिश हो रही थी उस समय हल्की फुल्की, वो बेचारी गई, उसने एक रील बना के दे दी। अच्छा। अब वो रील ग्रुपों में आई, मेरे को तो आई नहीं पर्सनल, पर ग्रुपों में आई, मैंने उस रील को फेसबुक में डाल दिया। जैसे ही उस रील को फेसबुक में डाला तो सबने उस पर रीलें बनानी शुरू करी। हिट कहाँ से हुआ, वही लाइन जो मैंने उसमें डाली थी कि छोगा भिड़े घाघीरो मेरी है मुंडो दा ढाटू, वह यहीं से जो है वो चलना शुरू हुआ। जी। फिर जो है धीरे 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 वो गाना आज जो है हिट हो 4 मिलियन। मेरे साथ किस्सा हुआ, किस्सा क्या हुआ कि मैं दिलाराम बाजार पे था, तो वहाँ एक दोस्त है वो, उसका वहाँ पे शॉप थी, जी। तो मैं वहाँ चला गया, मैं आता जाता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक लड़का एक लड़की जी। जो कि घूमने जा रहे थे। अब घूमने जा रहे थे तो उन्होंने, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस अच्छा। वालों ने बोला यार तुम्हारा तो चालान होगा। अब बंदे के पास क्या है कि उन्होंने, अब होता है कि ठीक है भाई अपना इतना खर्चा लगेगा, इतना अपना हो जाएगा अपना। तो पुलिस वाले ने जब पकड़ा तो उन्होंने बोला चालान होना है।
उन्होंने बोला भाई मेरी जेब में तो इतने पैसे हैं, जी। 160 थे पता नहीं, ऐसे कुछ थे। अच्छा। तो अब वो पुलिस वाले भी जो थे वो मजे लेने लग गए, मतलब कि यार इसके पास पैसा तो है ही 60 रुपए, लेकिन चालान तो होगा ही भाई तेरा, पर ये बोल कितने का काटना है, 50 का कटा भाई, तेरा खर्चा भी चलना चाहिए, हमारा चालान भी होना चाहिए। अच्छा। अब वो उसका मुंह ऐसे हो गया। अब उसके साथ लड़की भी थी, वो कहीं घूमने जा रहे होंगे शायद बेचारे। जी। अब जो है उसका मुंह तब छोटा हुआ कि यार ये जो पैसे हैं ये इनको चालान में देने पड़ेंगे, अब मैं जाऊंगा, साथ में जो अपने गर्लफ्रेंड भी है। तो वहां से मैंने ये थॉट लिया था, चिंटू तेरा सैया। वो लड़का था, मतलब होता है ना कि स्टाइली रंगीन बाल भाई, और लड़की वो ठीक थी बेचारी, खूबसूरत थी फिर, लेकिन लड़का वो रंगीन बाल, वो छिचोरा टाइप का होता है ना। छिचोरा छपरी बोल सकते हाँ, छपरी जो जिस टाइप का बोलते हैं। तो वहां से मैंने ये लिया कि चिंटू तेरा सैया, आ, ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, अरे गहरे तो हम भी नहीं है। अब होता है ना कोई हम जैसे या आप जैसे बंदे हैं, होते हैं लड़के, कि भाई ठीक है अच्छा खासा कमा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि रिश्ता लेके भी जाते हैं कि चलो भाई मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मेरी ये नौकरी है, हैं। जी। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। तो लड़की बड़े उससे बोलती है यार कि यार छोड़ ना। उनको वही चीज पसंद लगती जी। है कि भाई ठीक है अपने पास फटफटिया है, हाँ, लड़का रोज, अरे सॉरी, कोई नहीं। लड़का रोज घुमाएगा, अपना खुश रखता है। वो ये नहीं देखती कि भाई आगे का हमारा भविष्य क्या होगा। लड़कियों को चिंटू जैसे लोग ही पसंद आते हैं। हाँ, बस वही चीज है कि भाई ठीक है घुमाना फिराना हो जाए, बस वही चीज। तो वहां से मैंने लिया, मुख्य बोले दी भाई जी भाई जी। अच्छा। कोई आदमी होता है रिस्पेक्ट देता है, बोलता है, अरे भैया नमस्ते, भैया ऐसा। तो वहीं से मैंने यह कि मुख्य बोले दी भाई जी चिंटू तेरा सैया, जी। ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, अरे गहरे तो हम भी नहीं है। मतलब हमारे पास ठीक है भाई, अपना शकल सूरत भी थोड़ी ठीक है, अपना ठीक है, अपना गुजारा चल रहा है, जी। पर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, उस चिंटू में है। तो बस ये चीज मैंने वहां से ली, तो चिंटू गाना चल पड़ा। जी। अब वो चला क्यों, लोगों ने क्या सोचा, लेकिन मैंने जो थॉट लिया था वहीं से लिया था कि पुलिस वाले ने रोका, उसके जेब में 160 रुपए थी, वो इतना हो गया उसका मुंह कि भाई ठीक है चालान हो गया। आज के नए कलाकारों के लिए आपका कोई संदेश है? हाँ बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं तो नए कलाकारों को लिए क्या, पुराने कलाकार जितने भी हैं, मैं उनको भी ये कि मैं उनसे भी हाथ जोड़ता हूँ कि भाई आप लोग से हम सीखते हैं। जी। जब आप लोगों से हम अच्छा सीखेंगे तभी हमारे जो पीछे जो जनरेशन आएगी वो भी अच्छा सीखेंगे। बल्कि बताना चाहूँगा मैं, सीताराम चौहान जी थे, एक दिन स्टूडियो में ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वैसे ही मैंने बोला, मैं कहा चौहान जी आप गा दो कोई नया एक गाना कुछ ऐसा। तो उन्होंने बोला यार नहीं हो गया, बहुत गा लिए। मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा सर ऐसा ना करो, हमें सीख मिलती है। और ये नहीं है कि भाई ठीक है आज मैं गा रहा हूँ, लोग मुझे 4 लोग जानते हैं, मैं उन लोगों से सीखा हुआ हूँ जी। जो पुराने लोग हैं, उनके गाने सुनता हूँ। यदि उनका कोई गाना आता है तो मैं उनके गाने सुन के फिर अपना नया गाना लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो नए कलाकारों को भी यही कहना चाहूँगा कि ठीक है अपना करो, पर अच्छे से करो, ताकि लोग 4 लोग ये कि तालियां बजाएं। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि मैं डेथ सॉन्ग लिखता हूँ, गाता हूँ। जी। लोगों की उम्मीदें रहती है कि ये बंदा डेथ सॉन्ग अच्छे करता है। बिल्कुल, मैंने भी देखा है। मैं वो चीज़ छोड़ दी थी। जी। क्यों छोड़ दी थी? लोग सोचते हैं यार, बोला भी मेरे को कई लोगों ने यार कि आप तो दुआ करते होंगे कि कोई मरे और मेरे पास गाना आए। अच्छा। ऐसा कुछ, हाँ, बहुत सारे लोगों ने, मतलब अब वो चाहे मजाक में बोला होगा या, पर चुभती है। एक बार होता है चलो ठीक है, पर बार बार ये चीज़ यदि आपको रिपीट करें, चाहे मजाक में ही करें, जी। चुभती है। फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को एक गाना आया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा। तो कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब होता है ना एक टोन, मना करने की एक टोन थी, तो वो समझ गए। पढ़े लिखे थे, वो भी टीचर थे किसी विद्यालय में शायद। जी। तो आपने क्यों छोड़ा? मैं कहा मुझे ये सारी चीज़ें बोलती है कि आपको पता नहीं दुआ करते होंगे कि भाई कोई मरे तो मैं गाना लिखूं। मैंने कहा भाई मैं किसी के घर भी नहीं जाता जी। कि आप मेरे से गाना लिखवाओ। मैं तो ये कि ठीक है किसी ने लिखवाना है तो वो खुद फ़ोन करते हैं, बनवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई माध्यम होता है, जी। भगवान ने शायद आपको इसीलिए बनाया हो कि आप ये गाने अच्छे करते हैं।
पहली चॉइस आप है मेरे लिए। जी अब आप लिखो या ना लिखो, वो आपके ऊपर बात है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप, भाई होता है किसी से उम्मीदें होती है, अब आप उस उम्मीदों को तोड़ दोगे तो हमारा तो दिल टूटा ना। बिल्कुल। तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों के आप मना करने में आप दिल टूटेंगे उनके। जी आपको नहीं छोड़ना चाहिए काम। मैं बोला यार इन सब चीज़ों को मैं नहीं झेल सकता। तो बहुत समझाया उन्होंने, तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, यदि मेरे गानों से लोग, अब जो बेचारे एक्सपायर हो गए उनको तो जिंदा कर नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन यदि मेरे गानों के माध्यम से उनकी यादें रहती हैं तो मेरे से बढ़कर खुश नसीब मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि चलो भाई। आपके माध्यम से उनके हाँ परिवार को एक यादें रहती हाँ, हैं। जो एक्सपायर हो गया बंदा उसकी यादें हैं। जी अब वो यादें गाने के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट पे है ही, जी वो जब तक वो इंटरनेट पे गाना रहेगा तब तक वो। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया कार्य है सर। मैं तो आपका सपोर्ट करना चाहूँगा इस बात में कि सर, मुझे खुद भी लगता है आप ये वाले गाने जो है काफ़ी अच्छे गाते हो। हाँ बहुत, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि ये गाना तो मेरा मिलियन भी है, वर्षा लाडली। जी तो वहाँ से भी लोगों ने बहुत ये गाने आने लग गए कि आप अच्छा करते हैं। तो वही ठीक है, पर मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा कि मैं ये दुआ कभी नहीं करता कि भाई आप कोई मरे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यदि मैं तो इतना कोई गिरा हुआ आदमी भी नहीं सोच सकता ये चीज़ें। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारा काम है भाई, हम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है, मैं तो खुद भी नहीं बोलता कि भाई मेरे से गाना बनवाओ। बिल्कुल। पर जब ये लोगों है कि की आपकी आवाज़ में सुनना लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राकेश सर, आपने हमें अपने सफ़र और पहाड़ों की यादों से जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अजित भाई कि आप ये काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है। कोई ना कोई माध्यम होता है, तो आपके माध्यम से यदि हमें 4 लोग और देखें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही कलाकार आप आगे, आपके माध्यम से यदि पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच तक उनकी कलाएँ पहुंच रही हैं, उनकी प्रतिभाएँ यदि लोगों के बीच में पहुंचती है, तो ये बहुत बड़ा महान काम है। तो इसके लिए जो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप करते रहो, कंटिन्यू। बाकी सर के गानों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल का नाम भी आ जाएगा, तो जाके देखना एक बार सर के गाने, जी। बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। जी, जी, जी। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे गाने सुनते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप मेरे गाने, मेरा चैनल है सुरताल म्यूज़िक के नाम से, जी आप उस पे भी सर्च मार सकते समझ सकते हैं। हैं। जी, जी। और सब्सक्राइब कर देना सर को। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई को ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि एक क्रेज़ होता है। अब हमने तो 17-18 साल करीबन-करीबन संगीत को दे दिए हैं। जी 17-18 साल हो गए हैं। लेकिन आपका नया क्रेज़ है, आपका नया दिमाग है, तो आपका बनता है। हमारा मतलब बोलिए कि तारा के तू सवेरे, जीऊँ की मोर में वे। जी जो जितना टैलेंट था वो हमने बिखेर दिया भाई। मेरे दिल का ले एक सेरा, इसमें नाम होगा तेरा, लाई जाओ दी भाउटारी का जाऊं ला तेरा। मेरे दिल का ले एक सेरा, इसमें नाम होगा तेरा, लाई जाओ दी भाउटारी का जाऊं ला तेरा। भेलुती रांडोड्या, मखमल्या भिडोंगा गुरी, कुनोरी लांदी से ओडी गुआ, मखमल्या भिडोंगा गुरी।